जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सॉरी फॉर डिले। आज हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वी विल डू अ लाइव सेशन ऑन स्टडी वीज़ ऑफ स्वीडन एंड जर्मनी एंड सरा की, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, बट वी आर लाइव नाउ। तो मैं आपको जो भी इससे रिलेटेड स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग शेंजन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से, तो हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं लेकिन हमारे उस्ताद हैं, उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम सर, कैसे उस्मान हैं आप? हमारा साथ देंगे इसमें बिल्कुल ठीक ठाक। और उस्मान की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो हम आपको थोड़ा सा दरमियान में डिस्टर्ब भी करते रहेंगे, बट ये हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने टाइम निकाला है। थैंक यू उस्मान, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इतना टाइम देने को हमें। इवन के आई कैन सी कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट ये है कि क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट है क्लाइंट्स के हवाले से, कि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है तो उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसके हवाले से हमें कुछ आपकी तरफ से गाइडलाइंस चाहिए थी। जो व्यूवर्स इंटरेस्टेड हैं अबाउट दीज थिंग्स, वो हमारे साथ हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमें वो अब जो उनकी क्यूरीज़ हैं उसके ऊपर आके वो हमसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से उस्मान, आप क्या देखते हैं फ्यूचर अबाउट शेंजन स्टूडेंट वीज़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आसिफ साहब आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से इनवाइट किया स्टडी एंड स्वीडन के लिए। और स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और एंड में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और यूरोपीय यूनियन में भी आता है, और नियर फ्यूचर में तो हम इसको ग्रूम करता हुआ ही देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए जाते हैं। उसकी रीज़न ये है पड़ी कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, फैमिलीज़ भी वहाँ स्टडीज़ के लिए जाती हैं, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री होने की वजह से एक पावरफुल इकॉनमी भी है। हम बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ करते रहते हैं, स्पेशली आपको एग्जांपल दे सकते हैं स्काइप जो है वो इनोवेशन स्वीडन की है। और जो हेड मेकर मशीन होती है दिल के मरीजों को लगती है, वो भी स्वीडन की इनोवेशन है। उसके बाद इलेक्ट्रोलक्स के एसी आए थे एक टाइम में पाकिस्तान में, वो भी स्वीडन की ही इनोवेशन है। और इवन जो है डिफेंस में उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जब भी आप कहीं पे स्वीडन पे गूगल करें तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है द नेम ऑफ इनोवेशन, आगे स्वीडन लिखा हुआ आ रहा था। तो आईटी में बहुत आगे है स्वीडन, ठीक है। और वहाँ पर वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस भी कहते हैं कि जी हमारे पास आईटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, जो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं वो वहाँ पर बन रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे भी यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि बैकएंड पे जो बनाया होता है या उसको चेक एंड बैलेंस किया होता है वो स्वीडन ने किया होता है, ठीक है। और उनकी जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रोन है, और आई थिंक पाकिस्तानी 29-30 रुपीज़ का स्वीडिश क्रोन है, लेकिन उनका वेज रेट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 190 से 210 पर और वेज रेट है स्वीडिश क्रोन। अच्छा, अब इसमें बल्कि उस्मान, मैं जहाँ तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है, स्वीडन इज़ द ओनली कंट्री अराउंड द ग्लोब के जिसमें इंटरनेट फ्री है, और आई थिंक उनके हर कोने कोने में अवेलेबल है। उसकी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको अवेलेबल ना हो इंटरनेट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। काफ़ी जगहों पर फ्री है और काफ़ी जगहों पर उन्होंने खुद बंद किया हुआ है ताकि लोग अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें, लाइक स्टडी सेंटर्स में, ठीक है। कुछ स्टडी सेंटर्स के एरियाज़ में फ्री है ताकि वो बच्चे कनेक्ट करके अपनी स्टडीज़ को पढ़ सकें, और कुछ जगहों पे वो चाहते हैं कि जी बच्चे अब बुक्स की तरफ पढ़ें, तो उन्होंने वो इंटरनेट को बंद किया हुआ है। उनके रेलवे स्टेशन हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर तो इंटरनेट फ्री है, आप जाएंगे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और वो इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। अच्छा उस्मान, अब हम लोग क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाह रहे होंगे, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। लाइक मैं ये कहूँगा कि यार उस्मान मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। उस्मान, व्हाट डू यू थिंक कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इसमें ज़्यादा अच्छे रहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्वीडन का? वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कम है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ज़्यादा है, लेकिन अवेलेबिलिटी दोनों की है, ठीक है। हम शुरू करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। नहीं, पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे पहले वीज़ा मेरा लग जाएगा? मतलब ये लाइक हम कंसल्टेंट्स नहीं, हम वीज़ा ऑफिसर्स हैं जिसने देना है, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन कि मेरा वीज़ा लग जाएगा? इसका वीज़ा ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ बच्चों के तो इंटरव्यू होते हैं, कुछ के तो वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू भी नहीं लेते, डायरेक्ट वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। बस ये है कि बच्चे की तरफ से थोड़ी सी मेहनत चाहिए, टेस्ट चाहिए होता है, आईएलटीएस, पीटी, टॉफल,
तीनों में है। से कोई भी एक टेस्ट कर ले तो उसका इजीली एडमिशन हो जाता है, that's ठीक है। great. और एम्बेसी इसकी आपके बिल्कुल साथ ही है इस्लामाबाद, जी, तो बिल्कुल। इजीली इंटरव्यू हो जाता है ये वहाँ एक पर। बहुत बड़ी अच्छी बात भी, अचीवमेंट भी है ऐसे ही कि वापस पाकिस्तान में आ गया, वरना में इथोपिया जाना पड़ता था एथोपिया स्टूडेंट्स जाना को। पड़ता था। जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एग्जैक्टली हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमारे पास 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत ही लिमिटेड से कोर्सेज़ हैं वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में। लाइक लीनियस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लीनियस यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम है। और अगर किसी बच्चे ने एफएससी मेडिकल की हुई है तो उनके पास स्कोवडा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम है, बायो से रिलेटेड प्रोग्राम है। उसके बाद डिलाना यूनिवर्सिटी है, वहाँ इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छा मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा ही नहीं हुआ कि इतने मार्क्स चाहिए, इतनी परसेंटेज हो। जस्ट आपने इंटरमीडिएट पास आउट की हुई है, यू कैन अप्लाई फॉर स्वीडन, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो इनकी है वो टेस्ट है कि आइल्स, पीटी या टॉफल, ठीक है, तीनों में से एक टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो गया। गैप का भी इशू नहीं है, गैप का स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे जी इंटर के बाद गैप कितना हो। आप अगर आइल्स या टेस्ट अपना कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है तो आप बैचलर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं और वहाँ बैचलर्स 3 इयर्स का होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। उस्मान, इसका डेडलाइंस क्या है, कब इनटेक्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इनके हर साल एक ही टेन्योर है, 16 अक्टूबर को एडमिशन्स हर साल ओपन होते हैं और इनका पोर्टल जो क्लोज़ होता है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 15 जनवरी। इस बार 15 जनवरी 2026 को एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएंगे। और जो पोर्टल है जिस पे आपने अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं या अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है 900 स्वीडिश करोन वो पे करनी होती है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, उस पर आप 2 फेब तक अपलोड कर सकते हैं, 2 फेब 2026 तक। लेकिन उसको इतना खींच के मत लेके जाएं क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कोई कंसेप्ट नहीं है, सारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इमीडिएटली अपने पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी फ़ीस भरें और उसको सबमिशन करें ताकि वो क्यू में लग जाए। विद लॉ बैकग्राउंड, यस, लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ में भी जा सकते हैं और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स के सब्जेक्ट है लीनियस यूनिवर्सिटी में, वो उसमें भी जा सकते हैं। ओके। अच्छा उस्मान, फॉर एग्जांपल हम एक बात, 15 जैन किस चीज़ की डेट है? हमें वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने हैं या उनके पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने? अच्छा, 15 जैन के बाद को हम अगर साइट पे रखें तो अगर आज भी हम उनका पोर्टल क्रिएट करें, हम उनके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करें जो अवेलेबल, जो रिक्वायर्ड है। इट शुड बी अटेस्टेड और नॉट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, विदाउट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं करेंगे। ओके, फाइन, ठीक हो गया। और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस भरें और सबमिट कर दें। कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट जो 15 जनवरी है। ओके, मीन्स कि आप उनका पोर्टल बनाएं और कोर्स सेलेक्ट कर लें। 15 जनवरी के बाद जैसे आप किसी भी कोर्स को टच करेंगे वो लेट एप्लीकेशन कंसीडर होगी। ओके, फाइन, ठीक है। सो इट मींस कि अभी भी कम से कम 2 महीने हैं बच्चों के पास अप्लाई करेंगे। ठीक है। एक चीज़, लेकिन उससे पहले स्कॉलरशिप्स क्लोज होती रहती हैं यार भाई, आजकल तो लोग कहते हैं मैं पहुंचाओ सही स्कॉलरशिप। हाँ, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करना होता है, मजीद डिले नहीं करना, हमने 15 जनवरी तक वेट नहीं करना। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम यहाँ पे ही एक और क्वेश्चन, अटेस्टेशन कहाँ से? IBCC, लोकल बोर्ड से? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जी, उनके लिए अटेस्टेशन कहाँ से रिक्वायर्ड है? अच्छा, जिस बच्चे ने कश्मीर से और पंजाब से इंटरमीडिएट मैट्रिक एंटर की हुई है तो जस्ट उसकी सर्टिफिकेट यानी कि सनद चाहिए होगी और वो IBCC से अटेस्ट करवा लेगा। प्लस उनकी एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट करवानी है, उसको सील एनवेलप में डलवा लेना है ताकि वो यहाँ से DHL होती है, वो आप ऑफिस में सबमिट कर देंगे तो TM DHL कर देगी। अब दूसरी बात, जिस बच्चे ने सिंध से, KPK से और बलूचिस्तान से मैट्रिक एंटर की हुई है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होगी और उसकी सनद यानी कि सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी, दोनों चीज़ें चाहिए होगी। वो IBCC से टेस्ट करवाएगा प्लस उनकी फ़ोटोकॉपी भी टेस्ट करवाएगा। जो ओरिजिनल है वो अपलोड हो जाएंगी और जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो यहाँ से DHL हो जाएंगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारे एक ही मुल्क में 2 चीज़ें हैं कि एक जगह पे सनद हमें चाहिए ओनली, दूसरी जगह पे ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों चाहिए होंगी।
ये एक बड़ी IBCC का प्रोसेस यहाँ पर एंड हो गया। ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी आपकी, क्योंकि मोस्टली बच्चों को भी हम लोग नॉर्मली, मैं यही कहता हूँ कि अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों टेस्ट दोनों करवाएं। टेस्ट करें। वहाँ अनफॉर्चुनेट लोग नॉर्मली में जोर दे रहे थे मार्कशीट को क्या करना है भाई, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बच्चा है, उसने आजकल में सबमिट कर दिया है, इसका ऑफर लेटर कब तक आ जाता है? अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ब्रीफली मैं दूंगा। श्योर। इसमें ना तो ऑफ़र आता है, ना कंडीशनल अनकंडीशनल कोई लेटर आता है, ना COE आता है, ना I-20 और सर्विस आता है, ना कॉस्ट लेटर आता है, ना कैश लेटर आता है। सारी जो दुनिया ठीक पीछे है। कर देता है। इसमें जस्ट एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है, ठीक हो गया, और वो आता है मास्टर्स का 26 मार्च को और बैचलर्स का आता है 29 मार्च को। वन टाइम में ही पूरी दुनिया के इकट्ठे ही लेटर्स इशू होते हैं, ठीक हो गया। उसी लेटर पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उसी लेटर पे सब यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा होता है, उसी पे जितने आपने कोर्सेज़ में अप्लाई किया होता है सब चीज़ें लिखी होती हैं। उसी लेटर की बेस पे आगे एम्बेसी में आपका वीज़ा अप्लाई होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, 2 महीने बाद आप IELTS देंगे, उसके बाद कंडीशनल आएगा, फिर हम उसको अनकंडीशनल करवाएंगे। नो, ऐसा नहीं है। वन गो में ही आपने देना है, वन गो में ही आपको लेटर दे देंगे, उसी की बेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में उनकी लैंग्वेज में उसको कहा जाता है नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन। ओके, Yes. इट मींस कि यू आर सिलेक्टेड। यस। अच्छा, अब हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे से लोग करते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, एक अंडर ग्रेजुएट की कितनी फ़ी होगी, मेरे कहाँ से करेंगे? अंडर ग्रेजुएट की जो स्टूडेंट है उसकी तकरीबन 16-16.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर से फ़ीस स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तानी रुपीज़ में बताया मैंने सेमेस्टर की। Okay. लेकिन अगर स्वीडिश क्रोन में देखें तो 55,000 स्वीडिश क्रोन से सेमेस्टर की फ़ीस स्टार्ट हो रही है। 55 है, 60 है, 65,700 है, 70,000 है, 7,500 है। मैक्सिमम जो जा रही है वो तकरीबन 85,500 स्वीडिश क्रोन पर सेमेस्टर तक जा रही है। लेकिन मिनिमम फ़ीस जो है वो लीनियस यूनिवर्सिटी की है, वेस्ट की है, 55,000 स्वीडिश क्रोन है। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या है? उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं या कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं, उनका अपना अपना है। हर साल वो 10% फीस बढ़ानी होती है। जो ये मैंने आपको 55 बता रहा हूँ, इस बार 55, लास्ट ईयर इनकी 50 थी। ये तो नेक्स्ट ईयर ये तो फिर अलग होती ये हमारा जाएगी। ब्लू एरिया का किराया हो गया, हर बस साल 10% ऐसे ही। बढ़ाते हैं। अच्छा, साथ साथ मजाक भी चलता रहेगा। और कोई हमारे साथ व्यूअर्स हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो देख। Not possible without IELTS. The second question, what about people with media studies background? हाँ, मीडिया स्टडीज़ का सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मीडिया स्टूडेंट्स जो है वो लीनियस में भी जा सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वेस्ट में भी कोर्सेज अवेलेबल है, BDH में भी वो खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस विजिट कर लें तो पोस्ट सिलेक्शन यहाँ पर भी हो जाएगी। सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने पूछा था, Without IELTS। विदाउट IELTS सिर्फ वो बच्चा जा सकता है जिसने कनाडा से पढ़ा हुआ है, जिसने US से पढ़ा हुआ है, जिसने आयरलैंड से पढ़ा हुआ है और जिसने UK से डिग्री की हुई है, लेकिन पीछे उसने अपना बैचलर्स और मास्टर्स पढ़ा हुआ है, उसके बाद उसने आगे डिग्री की हुई है, ठीक है, UK से, कनाडा से, सीधे से। लेकिन जो स्टूडेंट पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है उसने 3 टेस्टों में से कोई एक टेस्ट देना है। IELTS 6.5, नॉट लेस दैन 5.5 इन ईच, PTE 62, राइटिंग में 61 होना चाहिए, बाकी 3 मॉड्यूल्स में कम भी हो तो चल जाता है। टोफल, ये तीसरा लास्ट टेस्ट है, ठीक है, टोफल होम बेस्ड एडिशन, ठीक है, आप घर बैठ के भी दे सकते हैं। ओवरऑल 90 चाहिए, राइटिंग में 20 होना चाहिए, बाकी 3 मॉड्यूल्स में कम भी हो तो चल जाता है। स्वीडन, पाकिस्तानी नेशनल्स का और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के ये 3 टेस्ट इस टाइम करंटली एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि हमारे पास अभी भी लोगों का कंसेप्ट चल रहा है या ऐसा एडवर्टाइजिंग में देखा जा रहा है कि आप विदाउट IELTS आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी लोग विदाउट IELTS को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 26 मार्च को जब इंटर रिज़ल्ट्स आएंगे तो उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि रिज़ल्ट्स उनके क्या आते हैं। ओके, अब प्लीज़ हैव अ टी। ठीक है, ओके, स्कॉलरशिप्स में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए पूछा जा रहा है या ओवरऑल? अच्छा, ओके फाइन। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ। ऐसा नहीं होता कि आसिफ साहब या हमने कोई यहाँ स्कॉलरशिप रखी हुई है और स्टेप लगानी है, बच्चे को स्कॉलरशिप दे देनी है। एडमिशन की एप्लीकेशन अलग जाती है और स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जो है वो अलग जाती है, दोनों सबमिट होती है। उसके बाद उनका जो एडमिशन सिस्टम है, यानी कि जो उनके एडमिशन ऑफिसर है वो उसको एनालिसिस करते हैं, वो आपका SOP पूरा रीड आउट करते हैं, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स को पढ़ते हैं, वो आपकी CV को देखते हैं, वो आपकी पूरी के पूरे एजुकेशन बैकग्राउंड को देखते हैं, आपके एक्सपीरियंस को देखते हैं। उसकी बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमने इस स्टूडेंट को कितनी देनी है,
हम अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप दे नहीं सकते। हाँ मैं ये आपको बता देता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी मैक्सिमम स्कॉलरशिप देती है, वो है सिर्फ एक ही, लीनियस यूनिवर्सिटी 75% तक स्कॉलरशिप देती है। उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई 50 देती है, कोई 40 देती है, कोई 20 देती है, कोई 25 देती है। लीनियस यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करती है। एक और चीज़ जो मैं ऐड ऑन करता जाऊँ जो थोड़ी सी सैड भी है, पहले हमारा नाम एज अ पाकिस्तानी SI स्कॉलरशिप में था, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं SI स्टूडेंट स्कॉलरशिप, लेकिन इस बार पाकिस्तानियों का नाम SI स्कॉलरशिप में निकाल दिया गया है। तो ज़्यादा होप्स नहीं रखनी। अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप के लिए देख रहा है कि मुझे फुली फंडेड मिल जाएगी, तो फुली फंडेड वाला पाकिस्तान से चैप्टर स्वीडन ने खुद क्लोज़ कर दिया। मैं एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। यस उस्मान, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं कि कोर्सेज हैं उनके ऊपर स्कॉलरशिप देते हैं ये? सेकेंडली, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया CGPA, IELTS, और जैसे एक बच्चा फ्रेश है, हम उसके पास उसने बैचलर्स किया है, ही इज़ लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप, तो कितने % चांसेस होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को उठाएं या उसका बैकग्राउंड कैसा है जिसमें उम्मीद होती है कि उसको स्कॉलरशिप मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं? अच्छा, इसमें ना ऐसा जो उन्होंने कोई क्राइटेरिया कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि भाई इतनी CGPA हो या इतना IELTS होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 3+ CGPA हो, उस बच्चे का एक्सपीरियंस उससे रेलिवेंट इंडस्ट्री में हो। लाइक एक बच्चा है, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस भी उसका IT से रिलेटेड है और आगे भी वो अपनी IT की इंडस्ट्री में ही जा रहा है। तो BTH यूनिवर्सिटी है, वो हमेशा हर बच्चे को 25%, 30%, 25%, 30% की स्कॉलरशिप और पूरे ईयर के लिए, डिग्री के लिए दे देती है। ऐसा नहीं है पहले सेमेस्टर के लिए देती है, फर्स्ट से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक सारे सेमेस्टर्स में वो ग्रांट कर देती है। लेकिन उनका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, उनके एडमिशन्स ऑफिसर है। शायद उनको किसी का SOP बहुत अच्छा लग जाए कि भाई उसने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, किसी को shouldn't be from ChatGPT। नो अब आपका पर्सनली कोई इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गूगल पे या कहीं से पकड़े जाएं कि आपने ऑलरेडी किसी को कॉपी, आपने खुद लिखना है। ये ChatGPT हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख रहे होते हैं। मैं सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, किसी भी कंट्री में जाएं तो किसी भी कंसल्टेंट को तंग ना करें, उसे कहें जी SOP मैं अपना खुद लिख के दूंगा, आप उसको मिस्टेक्स निकाल के ठीक करके सब वेट कर दें आप। ठीक है, आप किसी से भी ना लिखवाएं, बेशक आपको 5 की जगह 10 दिन लग जाएं, अपना SOP हमेशा खुद लिखें, किसी को ना दें, इवन पूरी दुनिया में किसी को ना दें, क्योंकि जितने अपने बारे में आप खुद अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, दुनिया में कोई बंदा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इसका बाद में एक जवाब दिलाता हूँ। पहले मैं एक चीज़ अपने स्टूडेंट्स को, उस्मान की बात सब कंटिन्यू करूँगा। देखिए, इस कप को देखने का मेरा नज़रिया और है, उस्मान का और है, आपका और है। स्टूडेंट्स, जब आप SOP लिखते हैं ना, आपका ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चा कह देता है यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, वो हमसे ग्रामेटिकली चीज़ें इम्प्रूव करवा सकता है, लेकिन जो कहानी वो अपनी बताएगा ना, हर बंदे की अपनी फिल्म चल रही है, अपनी फिल्म में खुद ही हीरो है, तो जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहा होगा ना चीज़ें, हाँ वो हमसे फॉर्मेट ले सकता है, हमसे हमारे साथ बैठ के हमारी हेल्प ले सकता है, लेकिन ट्राई करें कि अपना आइडिया दे, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहा होगा चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर होंगी। अब हमारे पास आ जाओगे, हमारे पास 4 SOPs आई हैं, तो बच्चे तो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे ना कि आपका एडमिशन होता है नहीं होता, भाई हम उनको कोई जिम्मेदारी नहीं, तो बैठेंगे टाइप की अजय आपकी हो गई है। तो ये इस लिहाज से आप इस चीज़ में खुद इन्वॉल्व हूँ मैं। इवन के प्लेजरिज्म है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा वीज़ा उड़ है आजकल, जिसका प्लेजरिज्म है डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी चीज़ में, सबको उड़ा रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल आ रही है, नई कहानी आ रही है, उसको अप्रूव कर रहे हैं। मैं आपको उसमें इस तरह से बताऊँगा, हम लोग अब इमिग्रेशन का भी साथ, आपको पता है मैं काम कर रहा हूँ, जी, जिसका लेटर नया लिखा गया है वो कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन JDs तो सबकी सेम होती हैं, उसकी असेसमेंट पॉजिटिव हो जाती है। जिसका लेटर कॉपी पेस्ट है ना, उसको रगड़ा लगा देती हैं असेसिंग अथॉरिटीज़, तो कहते हैं तो प्लेजरिज्म में आ गया। ठीक है, अब आप वो कर ली, वो मैं गाइड कर दीजिएगा। 42% का 42% है, वो अपनी जस्ट मैट्रिक और इंटर अभी व्हाट्सअप कर दे हमें, हम उसको चेक करके बता देंगे कि उसका हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैं उसके बाकी सब्जेक्ट्स के परसेंटेजेस भी निकाल लूँगा, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है हो जाएगा, जस्ट वन टाइम मुझे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके, अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमें नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया है। नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया 26 मार्च को मास्टर्स का, 29 मार्च को बैचलर्स का। ओके, उसके बाद हमने इमीडिएटली तौर पे 3 काम करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स सोए होते हैं,
ठीक तो हो उनको गया। उठाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उन्हें हो गया। बताना पड़ता है कि जी आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है ना वो अब्बू अम्मी के या चाचू के या कोई बाहर रहता है उसके अकाउंट से नहीं पे करनी। स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवाएगा, उसमें पैसे डलवाएगा। अगर हम उससे बताएंगे ना ये आपका एडमिशन लेटर आ गया, फ़ीस भरें, तो वो महीना चला जाएगा। उस महीने के अंदर अंदर बाकी जिन बच्चों ने अपने पहले से अकाउंट्स खुलवा के रखे हुए थे, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स भी रेडी थी, वो अगले दिन वीज़ा अप्लाई कर देंगे। यानी कि ऐसा भी हुआ है कि 26 को लेटर आया, 27 को मैंने बच्चे का वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है। सुबह सुबह 9 बजे जाके उसने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरी है, मुझे स्लिप दी है, मेरे पास प्रूफ आ गया, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट वो आते हुए बैंक से लेकर आए, वहीं बैठे बैठे फॉर्म फिल किया, 26 को लेटर आया, 27 को वीज़ा अप्लाई हुआ है, अप्रैल की 15 तक उसका वीज़ा आ गया। मतलब उसके बाद अगले 4 महीने फ्री है वहाँ पे जाए उसके बाद कमाए। 4 महीने जो मर्ज़ी करे वो, ठीक है। तो बात ये है कि हमारा स्टूडेंट बहुत लेट जवाब देता वो है जाके- बैंक स्टेटमेंट के लिए और यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए। अभी तो डेडलाइन पड़ी हुई है सर, बहुत टाइम है, लेकिन उसको ये नहीं पता कितनी लंबी क्यों लग जाती है एम्बेसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के एडमिशन लेटर आते हैं मार्च में, तो वो पहले से अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा के रखें जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है। यहाँ पर बच्चों का अलग क्वेश्चन होगा कि बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। Yeah, exactly, बैंक मैं भी स्टेटमेंट ओनली फ्रेश चाहिए, कोई पुराना हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई पुराना अकाउंट भी नहीं चाहिए। बेशक आज आपने अकाउंट खुलवाया, आज ही उसमें आप डिपॉजिट करवाएं, आज ही उसका प्रिंट निकाल के आज ही अप्लाई कर दें। कोई पुरानी हिस्ट्री वो आपसे नहीं मांगते, ना उनकी किसी वेबसाइट पे ये लिखी हुई है, ना माइग्रेशन वर्कर्स की उनकी जो वेबसाइट है उस पर कहीं पे मेंशन है कि जी हमें फाइनेंशियल्स इतने पुराने चाहिए, इस मंथ के हों, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी हुई। अच्छा, मैं तो अब बाकी अब जब से यूके में भी आप हमारे टीचर हैं इस चीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो बच्चों से कहता हूँ यार इफ़ यू आर प्लानिंग, आज जब हमारे पास आए हो, वेदर आपने हमारे से केस करना है या नहीं करना, आप अपना आज अकाउंट ओपन कर लो। Open जिस दिन करके आपने रख लो। सोच लिया ना कि मैंने बाहर स्टूडेंट स्टडी वीज़े पे जाना है, ऐसे ही है। फ्रॉम दैट डे आप कर लें। अब मेरे पास एक बच्चा आ गया कि मुझे ना यूके की स्टेटमेंट चाहिए और 6 महीने पुरानी चाहिए और अब मेरा बैलेंस डलवा दें। मैं कहा भाईजान बैंक मेरा नहीं है, वाले साहब मेरे बहुत अरसे पहले फौत हो गए हैं, तो यार भाई मैं तुम्हें 6 महीने की स्टेटमेंट कहाँ से लेके दे दूँ ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों को पहले से कर लेनी चाहिए। अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अवेयरनेस देते रहें। ये- देखिए अभी भी ये अवेयरनेस ही है ना, आज नवंबर चल रहा है, Exactly. हम उन्हें कह रहे हैं कि अपने अकाउंट्स ओपन करा के रख लें, लेकिन Yeah, अगर वो exactly. मार्च में भी नहीं करवाते, ठीक है, तो उनको इस चीज़ का बाद में आने वाली ज़िंदगी में एहसास होगा। मेरा सैलरी अकाउंट जो मैंने ज़िंदगी में पहली जॉब की थी 2012 से, ठीक है, वो आज तक मैंने एक्टिव रखा हुआ है कि किसी जगह पे मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसमें जस्ट बैलेंस डालूँ, ठीक है, और निकाल के फौरी तौर पे उसको यूटिलाइज़ करूँ। अब 14-15 साल पुराना अकाउंट जब वो देखेगा, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर, तो वो लाजमन सी बात कहेगा यार एक बोनाफाइड है। और मज़े की बात ये है कि मैं 2014 से, जब मैं स्टूडेंट था, मैं तब से फाइलर हूँ, ठीक है। मैंने कभी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल भी लेट नहीं की। ये चीज़ें इसलिए हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए काम आएंगी। इसमें पैसे नहीं लगते, बस इसमें ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत आपको रिक्वायर्ड होती है। ये बिल्कुल, अब इवन के बहुत से बच्चे होते हैं, मैं इवन चूँकि वो आपने क्वेश्चन पहले से मेरा आंसर उसका कर दिया है, अब तो इवन यूके भी आपकी फाइनेंशियल प्रूफ मांग रहा है। एग्जैक्टली, वो क्या कहता है इसमें- HMRC आपसे कहता है कि हर साल जो है आप रिटर्न फाइल करो। इसमें कुछ ऐसा है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं, प्रूफ ऑफ जो फंड है उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी में स्वीडन में या नहीं? नहीं, वो कुछ भी नहीं पूछते। अगर वो मांगते हैं तो जस्ट आप एक एफिडेविट उनको दे देंगे, दैट्स ऑल, कि Okay, मेरे कि फादर पैसे- ने दिए। अगर फादर के अकाउंट से है तो उसका चेक लग जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, अब चूँकि हमारा लेटर आ चुका है, हम लोग फीस पे कर चुके हैं, ठीक है। अब हम वीज़ा की तरफ चले गए हैं। ठीक है। वीज़ा के टाइम पे हमारा मेडिकल, बाकी चीज़ें, इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा ये हमें क्वेश्चन guide मैं भूल गया था, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया। स्वीडन में किसी किस्म का कोई मेडिकल नहीं चाहिए, कोई टीबी टेस्ट नहीं चाहिए, जस्ट आपने अपना एडमिशन लेटर लेना है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, वीज़ा अप्लाई कर देना है। और वीज़ा फ़ीस भी 1500 स्वीडिश क्रोन है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-55 हज़ार रुपये बनती है। और अगर कोई बच्चे जा रहे हैं किसी फैमिली के साथ तो वो जस्ट 750 स्वीडिश क्रोन जो है पर किड है, ठीक है, जो कि वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी रेज होगा, मैं भूल जाऊँगा। बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट के लिए अराउंड 42 लाख की चाहिए, ठीक है, फॉर और बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड नहीं, सिर्फ स्टूडेंट के लिए, नहीं, फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड यस, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट 13 मंथ्स का वीज़ा वो लोग ग्रांट करते हैं। अगर आप लोग पूरी डिग्री का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से लिविंग कॉस्ट शो करनी होगी। और उसके साथ जो स्पाउस जा रहे हैं उनको 18 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी,
और अगर किड्स जा रहे हैं तो 11 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होगी, ठीक है। वो सारे पैसे आप मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में दिखाने होंगे, और हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में ही दिखाएं, स्पाउस के अकाउंट में ना दिखाएं। फादर मदर की तो वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है स्टेटमेंट। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मेन एप्लीकेंट में मैं कल भी शायद किसी को बता रहा था, मैं स्टेटमेंट को कॉल कर दूंगा। मैंने उनको कहते हैं कि आप मेन या आपके स्पाउस के अकाउंट में भी रख लें तो it's not a big deal। स्पाउस अपने पैसे अपने अकाउंट में रख सकता है, लेकिन स्टूडेंट के पैसे अपने अकाउंट में नहीं रख और सकता। ये स्टूडेंट अपने अकाउंट में और ये रखता है। विदाउट फी रखने हैं, ऐसा हाँ, ना कि without- बच्चा इसी में फी भी जमा करवा ले और फिर हाँ। कहे कि आपने तो 42 लाख ही बोला था तो बिल्कुल हमने तो नहीं ऐसे रख लिया था। ट्यूशन ठीक फीस हो। अलग होती है। ओके उस्मान, और कितने दिनों में ये डिसीजन, मेरे ख्याल में कि ये इसका इनका भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा इसका भी ये है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी डिसीजन आएगा। काफ़ी दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि एम्बेसी में बच्चा गया है, ठीक है, इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू देके अभी बाहर नहीं निकला तो ईमेल आ जाती है, जो लोग स्वीडन को जानते हैं, योर केस हैज़ बीन सेटल्ड, योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। अभी बच्चा एम्बेसी से बाहर निकल रहा है और हम उसको कह रहे हैं भाई बेटा आपकी मेल पढ़ ली आपने, कहता नहीं सर मैंने नहीं पढ़ी, वीज़ा ग्रांट हो गया, That's great, ठीक yeah। है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग इमीडिएटली भी वीज़ा जो है आंसर कर देते होते हैं। नॉर्मली इनकी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इस बार वो 31 अगस्त से हो रही हैं, ठीक हो गया, मंडे है, और नॉर्मली 1 सितंबर से होती है, लेकिन इस बार मंडे 31 अगस्त को है। तो 31 अगस्त से पूरी स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और इनके जितने भी वीज़ाज़ हैं उनका प्रोसेसिंग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर चलता रहता है। और वीज़े जो इनके इश्यूज़ होते हैं वो बेशक आज ही वीज़ा अगर आ गया है तो वीज़ा स्टार्टिंग डेट जो होगी वो 1 अगस्त होगी, ठीक है। अगर अप्रैल में भी वीज़ा आया तो आप ट्रैवल 1 अगस्त को 1 अगस्त को करेंगे ये सब लोग, क्योंकि उनकी अकोमोडेशन एम्प्टी हो रही होती हैं, पुराने बच्चे जा रहे होते हैं, न्यू आ रहे होते हैं, तो उन्होंने उनके हिसाब से चीज़ों की सेटिंग भी करनी होती ठीक हो गया। अब जो कि मैं जब स्कॉर्पियो में चला गया था तो हम लोगों ने नहीं प्रोसीड किया, है, इसलिए उससे पहले ये TRC कार्ड देते थे। स्टिल अभी तक भी वो लोग TRC कार्ड ही दे रहे हैं। मैं Okay। एक बार दिखा भी देता हूँ, और मज़े की चीज़ है ये कि ओनली TRC कार्ड नहीं दे रहे, ठीक हो गया। ये जिसे आप कहें कि ये अगर किसी को नज़र आ रहा हो तो ये लोग अपना रेजिडेंस परमिट ग्रांट करते हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप खुद गूगल भी कर सकते हैं, इसकी वजह से आपको फुल टाइम राइट ऑफ वर्क्स है, ठीक है। इस पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये स्टडी वीज़ा है, ठीक है, ये रेजिडेंस परमिट है, ठीक हो गया। इस पे आपको फुल टाइम राइट ऑफ वर्क्स है, और 30 शेंजन कंट्रीज़ में आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे लोकल, जैसे कि अब टिकट लेनी है, आपने इस्लामाबाद से पिंडी जाना है, पिंडी से आगे आपने लाहौर जाना है, लोकल टिकट लेके, तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी, लोकल एयरलाइंस पे भी, डोमेस्टिक एयरलाइंस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अब उस्मान में एक क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट्स होंगे जी। पहला पार्ट तो ये उस्मान कि नॉर्मली लोग सोचते हैं अच्छा यार मेरी पूरी फैमिली है 30-35 लाख रुपए में चली गई है, फॉर एग्जांपल महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में भी चली गई है, तो ठीक है हम वहाँ पर चले गए हैं, बस कब क्या पढ़ना है क्या करना है, बस छोड़ो कि कहीं ज़ालम लें कि परमिट लें और बस अपने पैसे कमाएं। मतलब मेरी ये बिल्कुल मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, मेरा इसमें पर दूसरा ये होता है कि अगर एक बच्चा कंप्लीट डिग्री कर लेता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। 2 पार्ट्स को आपने करनी मुझे इसमें। स्पाउस तो पहले दिन से वर्क परमिट पे है ना? नहीं, पहले दिन से तो आप स्टडी वीज़ा प्लस यानी स्पाउस आपका वीज़ा जो पे है। स्पाउस है यस, उसको तो फुल टाइम राइट ऑफ वर्क्स है ना, Yes, exactly। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो भी वर्क परमिट की तरफ तलाश कर रहा है, ठीक है, या जो स्टूडेंट है वो वर्क परमिट की तलाश कर रहा है, तो स्पाउस तो फुल टाइम राइट ऑफ वर्क्स है, वो जाएगा अप्लाई करेगा, अगर उसको वर्क परमिट मिलता है तो उसे करोल पर मंथ से भी शुरू हो रहे हैं। आप जब ऑक्यूपेशनल लिस्ट जैसे ऑस्ट्रेलिया की होती है वैसे उनकी भी है, इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव यार। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी ये है कि काइंडली कोशिश करें अपने पाथ से मत हटें, जिस तरह से गए उसी को फॉलो करें और अपने वहाँ पे 5 years कंप्लीट करें, देन यू विल गेट परमानेंट रेजिडेंसी। यस, और सेकंड सर का सवाल था कि जो बच्चे डिग्री पूरी करते हैं, अच्छा मैं बच्चों को यही कहता होता हूँ कि अपनी डिग्री के साथ साथ ना साथ स्किल सीखते रहें, उस इन्वायरमेंट में चलते रहें, ठीक है। क्योंकि देखें हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग स्टडी वीज़े की सर्विसेज देते हैं, ठीक हो गया, लेकिन हम एडिशनली आप लोगों को इसके बारे में भी बता रहे होते हैं कि वहाँ पर आप लोगों ने सेटल्ड कैसे होना है। तो अपनी डिग्री के साथ साथ आप वर्क परमिट ढूंढते रहें, ठीक है। जिस बच्चे को वर्क परमिट जिस दिन मिल जाता है उसके बाद उसने अप्लाई करना होता है,
जिस डेट को उसका वर्क परमिट ग्रांट होता है, फॉर एग्जांपल उसने 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं, उसका वर्क परमिट ग्रांट हो गया, जिस दिन उसका ग्रांट होगा उसके बाद उसकी नेक्स्ट 1 साल की स्टडीज़ फ्री हो जाएंगी। गवर्नमेंट कहती है अब इसने टैक्स देना शुरू कर दिया है, ये हमारा एक असासा बन गया है, तो इसकी स्टडीज़ अभी फ्री कर दो। उसमें ये है कि आप अपनी स्टडीज़ को खींच लें, आपकी मर्ज़ी है 2 साल में करें, 3 साल में करें, आप 4 सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट्स उठाएं पार्ट टाइम में, आप उसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है आपकी सिचुएशन पे, क्योंकि वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक सेकेंडली, एक तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा कि आपकी फ़ी ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली आप किसी ना किसी तरह स्टडी अपनी कंप्लीट करेंगे, मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप वो बंद कर दें और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में पैसा कमा लेंगे। मैं यहाँ पे उस्मान, आई होप आप मेरे साथ चीज़ को एग्री भी करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर स्वीडन, तो यार अगर आपने आज अप्लाई कर लिया तो स्वीडिश लैंग्वेज आप गूगल पे सीखना शुरू कर दें। इवन कि मैं अब आपको देख रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको ABC नहीं सिखाई, उन्होंने सारा यूट्यूब से सीख लिया, ऐसे ही है, और नंबरिंग सीख ली है। तो आप लोग इसको बेसिक्स स्टार्ट कर लें। अपने आपके पास हर टाइम मोबाइल है हाथ में, फजूल की चीज़ें देखने की बजाय आप यह है कि आप वहाँ पे अगर आप यू लुकिंग फॉर स्टूडेंट स्टडी वीज़ा, तो आप उसके ऊपर जो है अपनी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें, ताकि क्योंकि 6 महीनों में आप एक अच्छी खासी लैंग्वेज सीख जाते हैं। ऐसे ही है। आप जब तक आपने जाना है, आपको स्वीडिश लैंग्वेज आ चुकी है, आपका बूर हो गया, जैसे आप पहुँचेंगे तो होप आपको वर्क परमिट पर इस वर्ष के बाद ही मिल जाना है। अगर आप वहाँ पर सर्वाइवल करना चाहते हैं तो लैंग्वेज उतनी ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि सबको इंग्लिश आती है, टीचिंग सारी इंग्लिश हो रही है, सारे आपके जो निशान है बसों के, ट्रेनों के, क्योंकि मैं वहाँ विज़िट करके आया हूँ, वो इंग्लिश में भी हैं। लेकिन आपने उनके इन्वायरमेंट में घुसना है, आपने उनकी इंडस्ट्री के अंदर घुसना है। आप अगर चाइनीज़ के पास जाएँ ना, तो चाइनीज़ आज उर्दू बैठ के सीखे हुए हैं। उन्होंने क्यों उर्दू सीखी है? वो इसलिए कि जब 2 बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको समझ आए कि भाई हमारे साथ क्या रेट मुका रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे से क्या चीज़ खरीदनी है, किस क्वालिटी की खरीदनी है। अगर चाइनीज़ यहाँ आके उर्दू खरीद रहा है, वो सीख रहा है या उर्दू ट्रांसलेटर हायर कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है। तो आप जब किसी मुल्क में जा रहे हैं, ठीक है, इवन किसी सूबे में भी जा रहे हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज को अबूर हासिल करें। ये आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में, इस वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, लास्ट 1-2 मिनट्स में मैं चीज़ को क्लोज़ करूँगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्योंकि अब आजकल ना हर बंदा एक अजीब उस वहाँ में परेशान है कि मुझे यहाँ से निकलना है। अब वैसे मैं आपको अपनी ज़ाती, हम लोग भी, आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, चाहे हम बाहर भेजने का ही कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तानी जो सिस्टम है बिज़नेस करने का, इसमें तकरीबन 20 to 25% रेशो ऑफ प्रॉफिट है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक आइडिया लेके आते हैं। और आज भी यहाँ पे आप पिछले 5 सालों में, 10 सालों में सुन सकते हैं भाई ये बंदे ने रेडी स्टार्ट किया था, आज अरबोपति बनना पड़ता है। क्योंकि हमारा अभी तक ऐसा ना कोई टैक्स का सिस्टम है, ना ऐसा कोई गवर्नमेंट का सिस्टम है, ना ऊपर से बिलियनियर्स आपको दबाता है। यहाँ पे आपको माशरा आपको सपोर्ट करता है। अब जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, हर एक की अच्छी अपनी ख्वाहिश है। हम भी अब सोच रहे होते हैं कि चले जाएँ, यहाँ पे सुबह कुछ और होता है, शाम कुछ और होता है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि स्वीडन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी सर पूछूँगा कि ये कैसी ऑप्शन है, और इंटरनेशनली आप इसको बाकी कंट्रीज़ में, जैसे आजकल लॉ सख्त हो रहे हैं, PR नहीं दे रहे, वर्क परमिट्स पे कन्वर्ट नहीं कर रहे, कनाडा बच्चों को बाहर भेज रहा है जो वहाँ से ग्रेजुएट्स हैं, आप करोड़ों रुपए लगा के डिग्री भी कंप्लीट करते हैं, हालांकि उनके कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये सस्ता भी है, बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। ये मुझे आपने इसको मैं इसको ना शॉर्ट करता हूँ। हर कंट्री ना चाहता है कि हमारे पास ह्यूमन आए, रिसोर्स आए, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आके हम लोग सिर्फ डिलीवरीज़ करते रहें, हम लोग सिक्योरिटी की जॉब्स करते रहें, उनके लिए परेशानियाँ बनाएं, उनके मुल्क में साइलम डालें। वो चाहते हैं कि लीगल वे आउट से आप लोग आएँ, अपनी स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, आप स्टडीज़ को कंप्लीट करें, साथ अपना वर्क परमिट लें, उस पर 5 साल अपने कंप्लीट करें और आप उनकी परमानेंट रेजिडेंसी लें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ से जाते ही, हम लोग तो जॉब्स की तरफ जाते ही नहीं हैं, हम स्किल्ड वर्कर की तरफ तो जाते ही नहीं हैं। हम कहते हैं बस हम आ गए हैं। अच्छा, मर्द जो है, जो स्पेशली लड़के देख रहे हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूँगा, देखें हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी ही कमाना है, तिल कब्र तक कमा के देना ही है। पहले बहन भाई माँ बाप को देना है, फिर बीवी बच्चों को देना है, लेकिन कुछ शुरू का अगर अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट कर लेंगे, ज़ात से मुराद ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना है, ठीक है, ज़ात से मुराद ये है
कि जहाँ पर आपको लगता है कि यार इस सिक्योरिटी की जॉब में आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये जो आईटी की जॉब है ये मेरा फ्यूचर है, तो सिक्योरिटी को छोड़ के आईटी की तरफ तवज्जो दें। या इंजीनियरिंग की जॉब है, आपको पता है मेरी डिग्री इंजीनियरिंग की है, पीछे भी इंजीनियरिंग करके आया हूँ, तो ये मैं इसमें जाऊँगा तो कल को ये लोग मुझे वर्क परमिट ऑफ़र करेंगे और मेरा यहीं पर ही फ्यूचर है। तो थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने की बजाय कम पैसों की तरफ जाएं और चीज़ों को लेकर चलें। हाँ, मैं इसमें क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि यार और जॉब्स करेंगे, टैक्स और देना jobs की पड़ेगा, तरफ। ठीक है, टैक्स फ्री होगा, इनकम ज़्यादा होगी, फिर वही बच्चे आपको मुझे या उधर लोगों को कह रहे होंगे भाई हमसे 50 लाख ले लो, करोड़ ले लो, हमें सेटल कराओ। ठीक है, जो कि हमारे वहाँ देसी लोग हैं, ठीक है, और वो माशाल्लाह से इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पैसे ले लेते हैं कि जी हम आपको वर्क परमिट दे देंगे, और वो बच्चे जिस तरह की तकलीफ़ों में हैं, मैं उनको खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने क्या चीज़ बेची और जाकर उनको पैसे दिए और उनको वर्क परमिट्स नहीं मिले। अब वो पैसे भी नहीं मिलते क्योंकि लीगली अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप ले सकते हो, जब इलीगल दे रहे हो तो आप पैसे ले भी नहीं सकते, कैसे आप उससे डिमांड और करोगे? ये यूके में तो अभी रिसेंटली बहुत हुआ है ये कॉस्ट लेटर में बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मेरा बच्चों को एडवाइस ये है कि जिस पाथ पे जा रहे हो उस पाथ को मत छोड़ो। मुश्किलात आती हैं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद यूके से डिग्री की है, मुश्किलात आती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। आज मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, कनाडा का, शेंजन का वीज़ा है, लेकिन दिल करता है मैं पाकिस्तान में रहूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है पाथ कंप्लीट कर लिए, सब चीज़ें देख ली, आ गई, पता लग गया दुनिया कैसे चल रही है। तो अब जितने स्टूडेंट्स बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अपने पाथ को मत छोड़िएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको हर किस्म का बंदा मिलेगा, रॉन्ग भी मिलेगा, राइट भी मिलेगा, और आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि यार ये बंदा मुझे गलत एडवाइस दे रहा है और ये बंदा मुझे सही एडवाइस दे रहा है। मुझे आपकी बातों में एक बात याद आई, मेरा एक स्टूडेंट था नबील, मैं स्वीडन उसके पास गया तो मुझे कहता है सर आपको पता है ये मेरे अकाउंट में ये देखें इतने पैसे हैं। मैंने कहा जी। तो कहता है सर पता कैसे कमाए हैं? मैंने कहा जी। कहता है एक कंपनी है जैसे कि पाकिस्तान में TCS है, मैंने उनको मेल की कि मैं आपके साथ ना एज अ पार्सल डिलीवरी काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से पूरी कोटेशन मांगी, मैंने उनको पूरी कोटेशन दी है, उन्होंने मुझे पार्सल मेरे घर भिजवा दिए कि जी इस डेट से पहले ये पूरी लिस्टें आपने करनी है। तो कहता है मैंने एक लड़का रखा है, ठीक हो गया, उसको पार्सल्स दिए हैं और वो जाके ड्रॉप करके आ गया और ये मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है। यानी कि उसका माइंड देखें कि उसने अपने माइंड को किस साइड पे लगाया। और सियालकोट का एक लड़का है, वो सियालकोट से स्पेशली जिम्स में जाता है, स्कूल्स में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, टीचर्स के पास जाता है, प्रोफेसर्स के पास जाता है, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनके पास जाता है, उन्हें कहते हैं जी ये टी-शर्ट है आप ये देखें, इसमें कुछ चेंज करना है, आपको अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन है, उनको ला के फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल देता है, ठीक है। उनकी दोस्तियाँ लग चुकी हैं और उसको फिर बल्क में ऑर्डर आते हैं और सियालकोट से वो स्पेशली डिस्पैच करवाता है स्वीडन। तो काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स उसको ढूंढते नहीं है, सोचते नहीं है। मैं आपको अब मैं एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, अगर आप किसी ने देखी हो, आई वुड लाइक टू प्रेफर दैट मूवी, दैट उसका लियोनार्डो डिकैप्रियो किया, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। उसमें और आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ, बिज़नेस रन करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको आइडिया चाहिए। बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो बिज़नेस अब आप फॉर एग्जांपल एक मैं कहता हूँ आपने कोई भी फास्ट फूड का ही काम स्टार्ट कर लिया है, तो आप एक नई चीज़ लेके आओ ना, आपसे पहले बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको कुछ सर की तरफ से भी थी सजेशंस थी। आई होप उस्मान आपका थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई, इवन कोई बहुत सी चीज़ों का मुझे खुद भी नॉलेज नहीं था। एंड स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस्मान साहब से पूछ सकते हैं, आपकी कभी भी कोई भी क्यूरीज होती है, अब हमें कॉल कर सकते हैं, अब हम ईमेल कर सकते हैं, अब हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितनी फ़ीस होगी, क्या कोर्स होगा, क्या यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, कब एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है, कब आपकी क्लासेस होंगी। यहाँ पर सर आसिफ भी होते हैं और मैम हिना भी होती हैं जो चीज़ों को देख रही होती है, तो आप इनसे इन पर्सन भी मिल सकते हैं और थ्रू ऑनलाइन इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना लाजमी ख्याल रखिएगा, दुआओं में सर आसिफ को और मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।